जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे आईपीओ पे, जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कंपनी का पब्लिक होना। और पब्लिक होने का मतलब है कि अब हम और आप जैसे लोग इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। अब आईपीओ से जुड़े कई सारे सवाल मन में होते हैं, जैसे कि आखिर ये कंपनीज अपना आईपीओ क्यों लाती हैं और वो पब्लिकली लिस्ट क्यों होना चाहती हैं, आईपीओ का पूरा प्रोसेस क्या है, और हम और आप जैसे लोग आईपीओ में पैसा कैसे लगाएं, और आईपीओ में पैसा लगाने से कितना रिटर्न मिल जाता है। तो इन सवालों के उत्तर जानने के लिए लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कंपनीज अपना आईपीओ क्यों लाती हैं, यह जानने से पहले यह समझते हैं कि किसी कंपनी की शुरुआत कैसे होती है। तो मान लीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर है जिसके पास एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, जो है फाइन क्वालिटी सिंथेटिक एंड टेक्सटाइल स्नीकर बनाना, जिसका डिजाइन यूनिक है, प्राइस रेंज बहुत ही अट्रैक्टिव है और क्वालिटी और कंफर्ट में भी A1 है। और हाँ, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो किसी बिजनेस बैकग्राउंड से भी नहीं है, तो कोई सीरियस इन्वेस्टर भी इनिशियल स्टेज में पैसे नहीं लगाएगा। तो जैसे हम ऐसे में क्या करते हैं, अपने किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड से पूछते हैं। तो उसने भी यही किया और खुशी की बात कि उसके 2 फ्रेंड्स उसके इस बिजनेस आइडिया पे पैसे लगाने को मान जाते हैं और उसके पास खुद की भी कुछ सेविंग्स थी। और यह 2 फ्रेंड्स जो प्री रेवेन्यू स्टेज में एक तरह से ब्लाइंड बेट लगा रहे हैं, उन्हें हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और वह एंटरप्रेन्योर जो कि उस कंपनी का प्रमोटर है, और वह 2 एंजल इन्वेस्टर्स मिलकर 5 करोड़ रुपए जोड़ते हैं। और किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे द सीड फंड कहते हैं। और अब कंपनी के पास एसेट के रूप में 5 करोड़ रुपए है, जो कि उस कंपनी का वैल्यूएशन बताता है। अब समझते हैं कि ये शेयर इश्यू कैसे होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कंपनी ने अपने एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए रखी है, और क्योंकि कंपनी का शेयर कैपिटल 5 करोड़ का है, तो अब कंपनी के पास 50 लाख शेयर हैं और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, जो कि उसकी फेस वैल्यू को बताता है। तो दोस्तों, 5 लाख शेयर में प्रमोटर ने अपने पास 40% शेयर रखे और दोनों एंजल इन्वेस्टर्स को 5-5% शेयर मिले। और हाँ, कंपनी के पास अब भी 50% शेयर हैं, जो फ्यूचर में इशू किए जाएंगे। और अब शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि प्रमोटर के पास 20 लाख शेयर हैं, दोनों एंजल इन्वेस्टर के पास 2.5 लाख शेयर और कंपनी के पास 25 लाख शेयर बाकी है। अब कंपनी को 3 साल हो चुके हैं और कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अब प्रमोटर चाहता है कि वह अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे। वह एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ रिटेल स्टोर खोलना चाहता है। और हाँ, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे 7 करोड़ रुपए की फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल केबीसी से तो 7 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाले, पर अब क्योंकि पिछले 3 सालों में कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू व प्रॉफिट जनरेट किया है, तो इस वजह से उसे एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर मिल जाता है, जो 14% स्टेक के बदले में 7 करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार है। और जो इन्वेस्टर कंपनी के अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करता है, उन्हें हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। तो अब इस डील के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि अब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास 7 लाख शेयर हैं और टोटल 32 लाख शेयर्स और 64% होल्डिंग इशू हो चुकी है। और अब कंपनी के पास 36% शेयर हैं, जो अब तक इशू नहीं हुए हैं। वीसी के आने से कंपनी का पूरा वैल्यूएशन ही बदल गया है, क्योंकि वीसी ने अपने 14% स्टेक के बदले 7 करोड़ दिए, मतलब 2% का 1 करोड़, तो 100% का 50 करोड़। तो अब कंपनी की वैल्यूएशन 5 करोड़ से 50 करोड़ हो गई है, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन में अब 10 टाइम्स ग्रोथ हो गया है। तो अब 5 साल बाद कंपनी का नाम सक्सेसफुल कंपनी में आने लगा है। और अब कंपनी अपनी प्रेजेंस 5 और सिटीज में लाना चाहती है और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहती है। और इस एक्सपेंडिचर के लिए जितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कंपनी का ओवरऑल बिजनेस इंप्रूव होगा और कंपनी एक्सपेंड करेगी, उसे केपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कंपनी का मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाता है कि उन्हें 40 करोड़ के कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए अब कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, क्योंकि कंपनी ने पिछले 5 सालों में प्रॉफिट जनरेट किया है, तो केपेक्स का कुछ पार्ट की फंडिंग तो इससे हो जाएगी, जिसे हम इंटरनल एक्रूअल्स भी कहते हैं। सेकंड, और कंपनी किसी और वीसी के पास भी अप्रोच कर सकती है, जिसे हम सीरीज बी फंडिंग कहते हैं। थर्ड, और क्योंकि कंपनी के पास अपनी बैलेंस शीट है, उसने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट किया है, तो वो लोन के लिए भी बैंक को अप्रोच कर सकती है, जिसे हम डेब्ट कहते हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वह तीनों ऑप्शन से पैसे रेज करेगी। फर्स्ट 15 करोड़ फ्रॉम इंटरनल एक्रूअल्स, सेकंड 10 करोड़ बाय डाइल्यूटिंग 5% इक्विटी, जिसे हम सीरीज बी फंडिंग कहते हैं, और थर्ड 15 करोड़ डेब्ट के रूप में बैंक से। ध्यान दीजिए कि 5% इक्विटी डाइवेस्टमेंट से 10 करोड़ लेने पे अब कंपनी की वैल्यूएशन 200 करोड़ हो गई है। मतलब 5% का 10 करोड़, तो 1% का 2 करोड़ और 100% का 200 करोड़। तो अब कंपनी की वैल्यूएशन में 40 टाइम्स ग्रोथ आ चुका है।
अब 8 सालों में कंपनी की एम्बिशंस ग्रो हो रही हैं। अब कंपनी अक्रॉस द कंट्री अपने स्टोर्स खोलना चाहती है और इसके लिए उसे 60 करोड़ के केपेक्स की रिक्वायरमेंट है। अब इतनी बड़ी रकम तो कोई वीसी भी नहीं देगा और ज्यादा डेप्थ लेकर बैलेंस शीट भी खराब नहीं करनी। तो अब प्राइवेट इक्विटी पिक्चर में आते हैं। यह हाईली क्वालिफाइड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं जो लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं और खुद भी कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कंपनी सही डायरेक्शन में रहे और ग्रो करती रहे। अब मान लीजिए कि वो 15% के स्टेक पर 60 करोड़ की डील को डन करते हैं और इससे कंपनी की वैल्यूएशन 400 करोड़ की हो जाती है। तो अब 5 करोड़ से 400 करोड़ मतलब 80 टाइम्स ग्रोथ हो चुकी है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। वीसी और प्राइवेट इक्विटी ऐड होने के बाद अब 84% की होल्डिंग इशू हो चुकी है। अब भी कंपनी के पास 16% स्टेक है जो अलॉट नहीं हुआ है और पी इन्वेस्टमेंट के 3 साल बाद कंपनी काफी प्रोग्रेस करती है और अब कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में उतरना चाहती है और इसके लिए काफी ह्यूज केपेक्स की जरूरत पड़ेगी। मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाता है कि उन्हें इसके लिए 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी और इतने केपेक्स के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए कंपनी आईपीओ फाइल करने का सोचती है जहां जनरल पब्लिक अब कंपनी के शेयर को खरीद सकेंगे। केपेक्स की रिक्वायरमेंट के अलावा भी आईपीओ लाने के और भी कई रीजन हैं, जैसे टू प्रोवाइड एन एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर। मान लीजिए कि एंजल इन्वेस्टर कंपनी के शेयर को सेल करना चाहता है तो क्योंकि अब शेयर पब्लिक हैं तो वो अपने शेयर धीरे धीरे सेल कर सकता है। और टू रिवॉर्ड एम्प्लॉय, जब भी कभी कंपनी लिस्ट होती है तो वो डिस्काउंट में अपने शेयर अपने एम्प्लॉय को अलॉट कर देती है जिससे एम्प्लॉय को कैपिटल एप्रिसिएशन का मौका मिल जाता है। एंड टू इम्प्रूव विजिबिलिटी, जब भी कंपनी लिस्ट होती है तो लोगों का इंटरेस्ट भी उस कंपनी में आता है और यह पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो अब कंपनी अपने बचे हुए 16% स्टेक को पब्लिक करना चाहती है और उससे वो 125 से 150 करोड़ रेज करना चाहती है और केपेक्स के लिए बाकी बचा पैसा इंटरनल एक्रूअल्स से आएगा। और लिस्टिंग के लिए कंपनी को जरूरत पड़ेगी मर्चेंट बैंकर की। अब समझते हैं मर्चेंट बैंकर का काम क्या है। फर्स्ट, कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करना और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना। सेकंड, लिस्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार करना इंक्लूडिंग डीआरएचपी। अब ये डीआरएचपी क्या है ये हम आगे देखेंगे। थर्ड, अंडर राइटिंग शेयर्स। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मर्चेंट बैंक कंपनी से इशू लेकर अपने दाम पे सेल करेगा तो अब जो गेन होगा वो भी उसका और जो लॉस होगा वो भी उसका। फोर्थ, प्राइस बैंड डिसाइड करने में कंपनी की मदद करना। फिफ्थ, प्रमोशन और मार्केटिंग एक्टिविटी में कंपनी की हेल्प करना। सिक्स्थ, रजिस्ट्रार, बैंकर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, इन सबको भी मर्चेंट बैंक ही अपॉइंट करता है। अब आईपीओ लाने के पूरे सीक्वेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले मर्चेंट बैंकर को ही अपॉइंट किया जाता है। तो मान लीजिए कि कंपनी एक लार्ज पब्लिक इशू लेकर के आ रही है, जैसे 5000 करोड़ का पब्लिक इशू, तो कंपनी अलग अलग 5 बैंक को भी अपॉइंट कर सकती है। सेकंड है अप्लाई टू सेबी विद रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट। अब रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट में भी कई सारी जानकारियां होती हैं, जैसे कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक क्यों होना चाहती है और हाँ, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। थर्ड है गेटिंग अ नोट फ्रॉम सेबी। अब सेबी डिसाइड करती है कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आएगी या नहीं। फोर्थ है डीआरएचपी, ड्राफ्ट राइट हियरिंग प्रोस्पेक्टस। डीआरएचपी एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक में सर्कुलेट होता है। इसमें काफी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि एस्टिमेटेड साइज ऑफ आईपीओ, एस्टिमेटेड नंबर्स ऑफ शेयर बीइंग ऑफर्ड टू पब्लिक और व्हाई कंपनी वांट टू गो पब्लिक, हाउ डज कंपनी प्लान टू यूटिलाइज द फंड, कंपनी रेवेन्यू मॉडल एंड एक्सपेंडिचर डिटेल्स एंड कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस एंड ऑल्सो रिस्क इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट डिटेल्स एंड देयर बैकग्राउंड्स। फिफ्थ है मार्केट द आईपीओ। इसमें प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज आती हैं। सिक्स्थ है फिक्स द प्राइस बैंड। इसमें डिसाइड किया जाता है कि कंपनी किस प्राइस बैंड पे पब्लिक होगी। सेवंथ है बुक बिल्डिंग। प्राइस बैंड तय होने के बाद अब कंपनी के आईपीओ को सब्सक्रिप्शन के लिए खोला जाता है ताकि लोग इशू में बिडिंग करें और इससे सब्सक्रिप्शन के सही प्राइस का पता लगाया जाता है। इसमें आप फ्लोर प्राइस से सीलिंग प्राइस तक की रेंज में बिड कर सकते हैं। यह सब्सक्रिप्शन विंडो 3 से 5 दिन तक ओपन रहती है जिसमें आप बिडिंग कर सकते हैं। अब आईपीओ में कई तरीके के इंस्टीट्यूट और लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एचएनआईज, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एनआईआईज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स क्यूआईबीज और एंकर इन्वेस्टर्स जो कि क्यूआईबीज होते हैं पर वो लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। अब किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें क्या देखना है। फर्स्ट, बिजनेस ऑफ द कंपनी। सेकंड, वैल्यूएशन। थर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी। फोर्थ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिफ्थ, मैनेजमेंट डिस्कशंस। और हाँ, लास्ट दिन हमें देखना है कि यह आईपीओ कैसे सब्सक्राइब हो रहा है, इंस्टीट्यूशन इसे बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसमें बिडिंग कैसी चल रही है और हाँ, कहीं अंडर सब्सक्राइब तो नहीं हो जाएगा। और फिर देखना होता है कि जीएमपी क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम।
कि इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं या नहीं। फिर लास्ट में देखना होता है कि अभी मार्केट का सेंटीमेंट कैसा चल रहा है, मार्केट अभी बुलिश है या बियरिश। और हाँ, आजकल किसी भी आईपीओ में मिनिमम 35% का रिटेल एलोकेशन है। तो अब जानते हैं कि अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, यू मस्ट बी एन अप्रूव्ड इन्वेस्टर एज पर सेबी गाइडलाइंस। सेकंड, आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। थर्ड, आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। फोर्थ, आपका बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होना चाहिए। और फिफ्थ, आपके बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन के लिए सफिशिएंट फंड होना चाहिए। और हाँ, अलॉटमेंट डेट तक यह अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ही लॉक रहता है। अगर आपको शेयर अलॉट हुए तो यह अमाउंट बैंक से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो यह ब्लॉक्ड अमाउंट रिलीज कर दिया जाएगा। अब फाइनली लिस्टिंग डे, जिस दिन कंपनी लिस्ट होती है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे एनएसई या बीएसई। अब कुछ लोग आईपीओ को एज अ ट्रेड लेते हैं, वह लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, और वहीं कुछ इसमें इन्वेस्ट करते हैं। उनका हॉरिजॉन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वह कंपनी के बिजनेस को देखकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब लिस्टिंग के बाद आईपीओ सेकेंडरी मार्केट में पब्लिकली ट्रेड होने लगता है। अब 2021 में लिस्ट हुए कुछ सक्सेसफुल आईपीओ पे नजर डालते हैं कि इसने कितना लिस्टिंग गेन दिया। तो इसमें फर्स्ट है सिगाची इंडस्ट्रीज, जिसने ऑलमोस्ट 250% का लिस्टिंग गेन दिया। सेकंड है पारस डिफेंस, जिसने 168% का लिस्टिंग गेन दिया। थर्ड, लेटेंट व्यू, जिसने ऑलमोस्ट 160% का लिस्टिंग गेन दिया। फोर्थ, जीआर इंफ्रा, जिसने ऑलमोस्ट 100% का लिस्टिंग गेन दिया। ऐसी ही कई सारी सक्सेसफुल आईपीओज हैं जो कि 2021 में आए, जिसने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कीप इन्वेस्टिंग।